Hello dear students, you are welcome in Ark Institute. I am Dr. R. K. Saini and today I am going to discuss test paper 3 for mole concept. आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट एक पेपर डाला है मैंने नीट के लिए, नीट जेई दोनों के लिए, उसके क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन CaCO3 एटॉमिक मास दे रखा है। देखो इसी साल आपके पास बता देता हूँ, नीट में आया था क्वेश्चन। अब आप समझो, पहले CaCO3 लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं, पायरोलाइज करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनती है। स्टाइकोमेट्रिक रेशो 1:1 है, यानी 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 बनती है। अब आप समझो 20% प्योर 20 ग्राम है, इसका मतलब समझते हो कि यदि परसेंट का मतलब 100 ग्राम में आपके पास में कितना लाइमस्टोन है 20, 1 ग्राम के अंदर कितना हो जाता 20/100, और कितना है आपके पास में सैंपल 20 ग्राम, यानी आपके पास में कुल मिलाकर 4 ग्राम है। 4 ग्राम को डिवाइड कर लो इसके मोलर मास से, तो आपके पास में कितना हो गया 0.04 मोल, और 0.04 मोल ही CO2 बनेगी, सीधी सी बात है। 1 मोल CO2 का मास कितना होता है 44, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास में अमाउंट आ जाएगी CO2 की 1.76 ग्राम। पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख लो एक बार। 20 ग्राम में सैंपल प्योर नहीं है, 20% प्योर है। 20% प्योर का मतलब समझते हो कि 100 में से केवल आपके पास में 20 ग्राम है, 1 में इतना और 20 में इतना, तो 4 ग्राम हो गया। 4 को मोल में कन्वर्ट कर लो, मोल रेशो सेम है, इसका 1 मोल इसका 1 मोल देगा। 1 मोल CO2 का मास होता है 44, मल्टीप्लाई कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसका आंसर फर्स्ट का थर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट था इसी साल नीट में आया था 23 में, इस बार नीट में क्वेश्चन था, ये चेक कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो कंपाउंड है, एक तो है P2Q3 और एक है PQ2। देखो एक बार ध्यान से, इसका मतलब समझते हो? अच्छा समझा दूं आपको। दो एलिमेंट है, P और Q से दो कंपाउंड बने हुए हैं। 0.15 मोल दोनों का वेट दे रखा है आपको। ये पूछा है एटॉमिक मास P और Q का रेस्पेक्टिवली कितना होगा। तो इस मॉलिक्यूल का मतलब तो समझते हो ना आप, इसके अंदर 2 तो P हैं और 3 Q हैं, इससे मिलकर बना, यानी इसका मोलर मास इनके सम है। इसका मोलर मास, एक तो इसमें P एटम है और 2 Q एटम है साहब, ठीक है। इसका आपको मास दे रखा है, आपको समझा देता हूँ। 0.15 P2O3 का वेट है 15.9, कितने का वेट है 0.15 का मोल का। तो 1 मोल का वेट निकाल लो, इसको डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास में वेट आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 106, यानी इसका मोलर मास 106 है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी 9.3 ग्राम वेट दे रखा, कितने का 0.15 मोल का। तो 9.3 को भी आप कितने से 0.15 से डिवाइड करो, जिससे 1 मोल का वेट आ जाएगा, और ये वेट आएगा आपके पास में 62। ये आ गया 62। अब इसका मतलब है कि एक मोल का आपके पास वेट आ गया। आप दो इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सीधी सी बात है वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर कितनी है 2, और 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो। आपके पास में ये तो 4 हो जाएगा, P तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 3, तो Q का वेट आ जाएगा सीधा। Q का वेट क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया 4 और 124, इसमें से माइनस कर दो 106, तो ये आ जाएगा आपके पास में 18। Q का वेट हो गया था 18, अब Q का वेट यहाँ पे रख दीजिए, उससे आपके पास में किसका वेट आ जाएगा P का। 36 कम कर दो आप में से 62 में से, तो ये आ जाएगा आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे किया करो दो क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। मिनिमम का मतलब है कम से कम एक सल्फर तो हो, आप समझो। मिनिमम का मतलब है साहब उस इंसुलिन में कम से कम सल्फर का एक एटम तो होना चाहिए, 1 मोल में 1 मोल सल्फर एटम तो होना चाहिए, इसे कहते हैं मिनिमम मास। आप समझना ध्यान से, कुछ नहीं है, देखो आप समझिए। यदि सल्फर 3.4 ग्राम है तो उस इंसुलिन का वेट हो जाना चाहिए 100 ग्राम। चेक कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 में इतना है। यदि मैं कहता सल्फर 1 ग्राम होती तो इंसुलिन का वेट हो जाता 100/3.4, और इंसुलिन में सल्फर यदि एक एटम भी है, एक एटम का मतलब 1 मोल एटम है 32, तो इंसुलिन का वेट हो जाएगा आपके पास में इतना, ठीक है। तो इसमें से 1000 में थोड़ा सा कम आ जाएगा, ये 944। ये लो साहब, 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट है, ऑन हीटिंग एक्सिस ऑफ इसिल से ट्रीटमेंट करते हैं, क्या देता है CO2। देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एक रिएक्शन दे रखी है मेटल कार्बोनेट की HCl से, बैलेंस रिएक्शन लिखी रखी। देखो
M2CO3 प्लस 2HCl गिव्स MCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब ये कहता है कि देखो इधर ध्यान से देखो, स्टाइकोमेट्रिक है तो फिर ध्यान रखना 1:1 है, यानी 1 मोल मेटल कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बनती है। तो अब आपको इसमें जो दे रखा है वो समझा देता हूं। इसके अंदर 0.01 मोल दे रखा है CO2, सीधी सी बात है। ये 0.01 मोल CO2 बनी हुई है, तो इसका मतलब मेटल कार्बोनेट भी 0.01 मोल, ये ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। अब इस 0.01 मोल का वेट दे रखा है इन्होंने 1 ग्राम, समझने क्वेश्चन को। 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ दिस जब देता है ये, यानी 0.01 मोल मेटल कार्बोनेट का वेट है 1 ग्राम, ठीक है। आपको मोलर मास निकालने के लिए 1 मोल का चाहिए, तो डिवाइड कर दीजिए साहब इसको 0.01 से, तो 100 आपके पास में मोलिकुलर मास आ जाएगा इसका 1 मोल का। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, किसी एलिमेंट की निकालनी, ये वाटर है, टोटल मास कितना है इसका 18, उसमें हाइड्रोजन कितनी है 2, 18 में 2, 1 में इतनी, 100 में इतनी, लो साहब ये इसका परसेंटेज आ जाएगी। 11.11 ही आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 6 देखो, स्टोइकोमेट्री से है। मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकोमेट्री और ये सिंपल इस तरह की रिएक्शंस वगैरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं मैं अब आपको। 6 हैबर प्रोसेस में दे रखा है 200 ग्राम, ध्यान से देखो 200 ग्राम हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन करा के है। इन हैबर प्रोसेस हाउ मच अमोनिया विल बी ऑब्टेन फ्रॉम 200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 200 ग्राम का, आप देखो स्टोइकोमेट्री देखो हैबर प्रोसेस में, ये N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो एक बार मोल के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, 3 मोल H2 से अमोनिया बनती है 2 मोल, एक से बनेगी 2/3, और 200 ग्राम का मतलब समझते हो, 100 मोल से इतनी अमोनिया बनेगी, इतने मोल अमोनिया। और यदि आपको इसका वेट चाहिए तो 1 मोल अमोनिया का वेट होता है कितना 17, मल्टीप्लाई कर लो, इतने ग्राम अमोनिया बनेगी। लो साहब फोर्थ ऑप्शन चेक कर लीजिए, 4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन करियस मेथड। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इन चीजों को देखो, ये करियस मेथड वगैरह ये सब बातें, ये तो मेथड तो एक टाइप है एक्चुअल में, ठीक है, करियस 2 में एलिमेंट के एनालिसिस, बाकी वैसे मोल कंसेप्ट है, आप समझना। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इतना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.4 ग्राम, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी मेथड, उस मेथड का नाम है करियस मेथड, से सल्फर का एस्टिमेशन किया, जिससे आपको 0.6 ग्राम क्या मिला यहाँ पर, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट आपको बताना है कि द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड, कि साहब इस कंपाउंड में सल्फर की क्या परसेंटेज है। आप समझना मेरी बात ध्यान से, पूरे का पहले मोलर मास निकाल लो। बेरियम का एटॉमिक मास दे रखा है 137, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो इस पूरे का जो मोलर मास आपको समझा दूं, ये आता है 233। आप समझना 233 ग्राम यदि आपको बेरियम सल्फेट होता तो सल्फर कितनी मिलती, एक सल्फर का मास कितना होता है 32। 1 ग्राम यदि बेरियम सल्फेट बनता तो सल्फर हो जाती 233, डिवाइड कर देता इतने से, आपको ये कंपाउंड मिला है 0.6, तो आपके पास सल्फर इतनी है। देखो एक बार ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से सुनो, 233 यदि आपको ग्राम बेरियम सल्फेट मिलता तो सल्फर होती 32, एक मोल एटम था, 1 ग्राम मिलता तो इतनी, और 0.6 ग्राम है तो सल्फर इतनी। अब मैं पूछूं दोस्तों कि ये इतने ग्राम सल्फर आई कहां से, बोले 0.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो मैं यहीं से सीधा लिखना देता हूं कि 0.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से सल्फर होती है इतनी, एक में हो जाएगी साहब इतनी, और कोई पूछे 100 में कितनी तो मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से, आंसर चेक कर लीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा फर्स्ट 20% के आसपास, 20.6। एक बार वापस सल्फर निकाल ली, इतनी है, कहां से आई है 0.4 ग्राम से, यहीं से लिखना शुरू कर दो कि 0.4 ग्राम में सल्फर है इतनी, 1 ग्राम में इतनी, 100 में इतनी, परसेंटेज का मतलब ये होता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन 8 समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो 4.4 ग्राम CO2 का सबसे पहले आप बनाइए साहब मोल, लो जी इसका मोलर मास होता है 40, इतने मोल है। अब बनाओ साहब इसके मॉलिक्यूल्स, ये लो साहब इसके मॉलिक्यूल्स बना दिए, वैल्यू चाहो तो Na को वैल्यू लिख देना, क्योंकि Na के रेस्पेक्ट बनी है, तो 6 पॉइंट, ये क्या बन गए साहब आपके पास में मॉलिक्यूल्स, ये बन गए दोस्तों मॉलिक्यूल्स। क्या पूछिए आपसे, ऑक्सीजन एटम। अब मैं पूछूं एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, बोले 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वैल्यू हो गई थी 0.1, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1.2। 1.2 क्या है, इसमें 23 के रेस्पेक्ट में लिख रखा है ना, तो ये वैल्यू हो गई था आपके पास में 0.1, 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू हो गई 0.2, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से तो ये 1.2 आती, 1.2 इंटू 10 की पावर 23, फर्स्ट आंसर आ जाता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीजन के एटम पूछे थे आपसे।
क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन इन लीटर एट एनटीपी। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब समझते हो, ये हाइड्रोजन गैस बोला करो। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मोल का मतलब है हाफ मोल, और हाफ मोल का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है 11.2 लीटर। कुछ नहीं करना है। 10.6 ग्राम 500 ml सोडियम कार्बोनेट में उसकी मोलरिटी बताने, तो मोलरिटी होती है साहब मोल पर लीटर। कितना है 10.6 ग्राम। 10.6 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 106। कितने में है ये 500 ml में। आपको किस में रिप्रेजेंट करना होता है मोल पर लीटर में। लो जी साहब ये आंसर, ये इसका आंसर 1/5 हो गया। ये पॉइंट हटा देना, तो ये 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। फर्स्ट आंसर। ये सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोल सॉल्यूट पर 100 लीटर। आपको पूछिए क्या पूछिए, इसकी मोलरिटी पूछिए एम में। तो मोलरिटी होती है दोस्तों मोल पर लीटर। कितना है 0.1 मोल, कितने लीटर में 100 में। लो साहब ये मोलरिटी होगी 10⁻³ एम पहला। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप समझना ध्यान से, प्रोटॉन्स पूछे हैं आपसे। क्या पूछे प्रोटॉन, 10 ग्राम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। आप समझना पहले, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो सबसे पहले तो 10 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो, इसका मोलर मास होता है 100, कैल्शियम का 40, इतने मोल। इसको मल्टीप्लाई करो Na से, अब क्या हो गई इतने मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन वो चेक करा देता हूं। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो 20 प्रोटॉन तो इसके अंदर। एक कार्बन, कार्बन का कितना होता है 6, ये इसके। और आपके पास में 3 था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 24 ये। तो ये हो गए साहब 30 प्लस 50 हो गया, इंटू कर दो साहब 50 से, लो आंसर आ जाएगा। Na की वैल्यू 6 × 10⁻23 लिख लिया करो रफली, आंसर हो जाएगा आपके पास में थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन 13, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9.6 लीटर गैस एट 0 डिग्री एंड 1 atm, यानी एनटीपी हो गया। एनटीपी रेसिपी पर ध्यान रखना, एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो इसके मोल बना लो 8.96, इसको डिवाइड कर लो 22.4 से, तो ये वैल्यू आज इसके क्या आ जाएंगे मोल। अब क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, इंटू कर दो Na से। इंटू क्या कर दीजिए, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा, तो ये 0.4 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। इस 0.4 को 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दियो, तो ये आ जाएगी आपके पास में 2.4 × 10⁻23। ऐसा कोई ऑप्शन आप टेक कर दो 23 वाला है, 2.4 × 10⁻23, तो ये 24 के रेस्पेक्ट में लिख रखा है, 22 कर देना उसको, एक बढ़ा के लिख दीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ H2SO4। देखो तो 1 मोल H2SO4 का मास निकाल लीजिए साहब, 0.25 से मल्टीप्लाई कर लो 1/4 है, तो 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 का मोलर मास है H2SO4। हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का ऐड कर लो, ये कितना आता है 98। इसमें कितने का पूछा है 0.25 मोल है, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, आपके 1/4 तो रह जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी सेकेंड। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए सैंपल ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट कंटेन 3.8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दिस सैंपल। अब आप समझो इसको, ठीक है, इसके अंदर क्या एटम का रेशो वो समझाता हूं आपको, देखना इधर ध्यान से, लिख देता हूं। ये है अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट की वैलेंसी 3 होती है, तो आप ध्यान से देखो, मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन एटम H एटम, उसका मोल रेशो, और ऑक्सीजन एटम का मोल रेशो। देखो एक बार ध्यान से, तो हाइड्रोजन तो है साहब इसके अंदर 12, मोल रेशो बोल रहा हूं, इसका तो 12 है, ऑक्सीजन कितनी है इसके अंदर 4। ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये पूछिए लो साहब, ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको इसके अंदर 3.18 है, 3.18 इसका पूछा, तो इसको क्या करो आप 3 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास में 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। द पेयर ऑफ गैस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मोल बनाओ, फिर उसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना, वो एटम आ जाएंगे। मॉलिक्यूल निकालना तो इंटू Na कर देना। देखो जैसे ध्यान से देखिए, जैसे 22 ग्राम CO2 है, तो मोल बराबर होंगे तो मॉलिक्यूल ही बराबर होंगे, मोल चेक कर लो, तो 22/44, तो इसका कितना मोल हो गया आपके पास में हाफ मोल। फिर है 72 ग्राम ऑफ N2, इसका तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, इससे ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता। तो देखो इधर 11 ग्राम CO2, 11 ग्राम CO2 का मतलब हो गया था 1/4 मोल, मॉलिक्यूल भी इतने होंगे। और 7/28, ये देखो N2 वाला 7 ये भी क्या होगा 1/4, तो यही आपके पास में जब मोल बराबर तो मॉलिक्यूल ही बराबर इंटू नहीं तो करना है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो,
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पूछे तो पहले तो आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। 1 मोल का मतलब Na के बराबर है आपके पास में Na, ठीक है। Na का मतलब 6 × 10⁻23 रफली इतना लिख लिया करो। इतने क्या चीजें आपके पास में मॉलिक्यूल, एक मोल है तो इसमें मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है आपके पास में 2, और एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो ×2 सही कर लो साहब, ये लो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 12 के आसपास, 12 पॉइंट समथिंग 10⁻23, तो यही वैल्यू आ जाएगी। देखो इधर क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट कंटेन 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। जिसके अंदर 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम हो, बताओ बेरियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे। तो मैं देखो इस बेरियम कार्बोनेट को लिख के दिखाता हूं आपको, कुछ नहीं करना है इसे क्वेश्चनों में, समझने का है। अब बताओ इसमें 3 मोल ऑक्सीजन एटम हो तो बेरियम कार्बोनेट के कितने मोल होने चाहिए, 1। देखो इसी से लिख रहा हूं। अच्छा 1 मोल ऑक्सीजन एटम हो तो बेरियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे 1/3, और आपके पास में कितने ऑक्सीजन के एटम 1.5, तो इतने बेरियम कार्बोनेट यानी हाफ होना चाहिए साहब ये लोग। क्वेश्चन 19, 244 ग्राम बेरियम क्लोराइड डॉट XH2O इज पायरोलाइज्ड, देन इट गेव 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड, व्हाट इज द X। क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन वाटर की डेफिनेशन है 1 मोल, ध्यान से सुन लो, 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट से जितने मोल वाटर के एसोसिएटेड होते हैं उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। अब समझना, ये साहब आपके पास में बेरियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड है, इसको पायरोलाइज्ड का मतलब हीट किया, जिससे क्या बन गया बेरियम क्लोराइड, और बाकी क्या बन जाएगा आपके पास में वाटर। अब इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, कितना वेट है इसका, देखो इस कंपाउंड का 244 ग्राम है, जिसके अंदर ये बन रहा है 208 ग्राम। 208 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो 208, तो ये हो जाएगा साहब 36 ग्राम है इसमें वाटर। अच्छा इसके 1 मोल का मास निकाल के देख लो, तो 1 मोल का मास, ये 1 मोल का वैल्यू है बेरियम का, आपको दे रखा है 137, तो ये 1 मोल है। 1 मोल के साथ वाटर कितना एसोसिएटेड 2 मोल्स, एंड हेंस एक्स की वैल्यू कितनी लिख देना 2। ये क्रिस्टलाइन वाटर ही बोला जाता है, ध्यान रखें आप। क्या है ये क्रिस्टलाइन वाटर, फर्स्ट आंसर। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 4 टाइम देन बी, मोलर मास ऑफ बी है एम, तो मोलर मास ऑफ ए। अब आप ध्यान से देखो वेपर डेंसिटी क्या होती है बताओ, रिलेटिव डेंसिटी है गैस किसकी, ए की, और गैस बी के साथ, तो बोल रहा है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 4 टाइम देन गैस बी, तो यहाँ पर लिखोगे वेपर डेंसिटी गैस ए की डेंसिटी और किसकी, गैस बी की डेंसिटी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM/RT, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास के। तो वेपर डेंसिटी में यहाँ लिख दूंगा मास ऑफ ए, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मास ऑफ बी। ये वेपर डेंसिटी है सपोज ए की, और ये वेपर डेंसिटी किसकी है, बी की, तो ये रेशो है। वेपर डेंसिटी ए की कितनी दे रखी है, वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है 4 टाइम्स किससे, बी से, और आपको दे रखा है मोलर मास ऑफ बी दे रखा है एम, ये दे रखा है एम, तो ये किसका हो जाएगा 4m। लो साहब ये वैल्यू दे रखी है आपको एम, और ये पूछिए तो इंटू कर दो 4 से, 4m मास हो जाएगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 21, देखो एक बिल्कुल सिंपल सा स्टोइकोमेट्री से ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 21, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट समझते हो, KClO3 को कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को कहते हैं। जब आप इसको हीट करते हो तो ऑक्सीजन गैस देता है। आपको बता दूं ये रिएक्शन लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस के प्रिपरेशन में काम आती है, रिएक्शन लिखी हुई है, बाकी आपको ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस भी है। ये पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो इससे KCl बनता है और बनती है साहब ऑक्सीजन, ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है। आप कुछ नहीं करना था, देखो हाउ मेनी मोल्स, इसके मोल पूछे, ठीक है, जो हीट करने पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन दे। 11.2 का मतलब समझते हो, जो हाफ मोल ये दें। आप ध्यान से देखो 3 मोल ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए कितना चाहिए 2, 1 मोल ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए कितना चाहिए 2/3, और आधा मोल ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए कितना चाहिए 1/3। लो जी कुछ नहीं किया मैंने तो। अगला क्वेश्चन 24, 4.4 ग्राम अननोन गैस है कोई, ऑक्यूपाई इतने लीटर, वॉल्यूम एट एचटीपी, द गैस में भी, तो मोलर मास निकाल लो। देखो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको पता है कि इधर देखो 2.24 लीटर गैस का मास है 4.4 ग्राम, 1 लीटर का मास हो जाता साहब 2.24 से डिवाइड कर दो, और एचटीपी पर कितनी होती है 1 मोल 22.4, इतनी लीटर आएगी आपके पास में, ठीक है। इसको कहते हैं ये, तो इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट से हट जाएगा आपके पास में, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 10 कर लेना, तो आंसर आ जाएगा मोलर मास 44। इनमें से जिस गैस का 44 मास है उसको सेलेक्ट कर दो, तो 44 इसके अंदर मोलर मास, एक तो ये CO2 है, CO2 ये, बाकी सबका अलग अलग है।
क्वेश्चन नंबर 23, 10 ग्राम सैंपल ऑफ ओर कंटेन इतने ग्राम ऑफ मर्करी, व्हाट परसेंटेज ऑफ मर्करी इन दिस ओर। मतलब समझ रहे हो कि इस ओर में मर्करी की कितनी परसेंटेज है। जब मैं परसेंटेज की बात करूं तो 100 में से बताना है। देखो अब कितना मर्करी है आपके पास में, इधर से समझना 2.8 ग्राम है, कितने में 10 में। तो मैं एक लाइन बोल दूं कि 10 ग्राम में मर्करी कितना है साहब 2.8, 1 ग्राम में कितना होता है इतना, और वो परसेंटेज का मतलब 100 में पूछना चाहता है तो 28% हो गए साहब, खत्म हुआ, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, नथिंग। परसेंटेज का मतलब समझते 100 में बताना है, 10 में कितना 2.8, 1 में इतना, 100 में इतना, खत्म। इफ 1 मोल ऑफ इथेनॉल, मोलर ये दे रखा फॉर्मूला, कंप्लीटली बर्न, जब बर्न किया जाता है तो सभी कार्बन किस में बदल जाते हैं CO2 में, और सभी हाइड्रोजन बदल जाते हैं उसकी वाटर में। बस सिंपल क्वेश्चन। देखो ये इथेनॉल, पूरी रिएक्शन भी नहीं लिखना चाहें तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, जितने कार्बन है किस में बदल दो उसको CO2 में, तो 2 तो CO2 बनेंगे, 6 वाटर बन जाएंगे, बैलेंस कर लेना। यही हो गया क्वेश्चन। तो 1 मोल इथेनॉल है, 1 मोल से कितने मोल CO2 बनेगी 2, तो ये कह रहा है 1 मोल इथेनॉल के कंप्लीट कंबंशन से जो CO2 बनती है उसका वेट बताना है। 2 मोल बनी, 1 मोल का वेट होता है 44, तो 48 ग्राम इसका आंसर आ गया। ये रहा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन 25 समझाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 360 ग्राम वाटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, मोलरिटी ऑफ, क्या पूछिए, मोलरिटी ऑफ वाटर इन दिस मिक्सचर। तो मोलरिटी पूछिए, तो मोलरिटी का मतलब समझते हो मोल पर लीटर। तो 360 ग्राम वाटर है, मोल बना लो साहब, ये लो इतने मोल है, कितने में साहब ये प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये लो, यही आंसर हो गया, तो खत्म होगी बात। 20 ले लीजिए, समझ गए, मोल पर लीटर। टोटल मिक्सर का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, बोल रखा है ये दोनों चीजें। ये मिक्सर ऑफ SO2 एंड O2, देखो समझिए आप क्वेश्चन 22 को, एक मिक्सर है SO2 और O2 का, क्या किस उसमें दे रखा है वो समझना। इनकी रिएक्शन से बनता तो आपको बता दूं SO3 है, दो बैलेंस करके ये रिएक्शन है। ऐसे पूछा है मिक्सर ऑफ SO2 एंड O2 मेड टू रिएक्ट in such a way then every gram mixture give maximum amount of SO3, the mass percent of SO2 पूछिए। तो मैक्सिमम अमाउंट तो जब बनेगी जब आप इसको 2:1 में ले लोगे भाई, 2:1 में लोगे तो मैक्सिमम अमाउंट का मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहेगा। तो 1 मोल ऑक्सीजन का वेट तो होता है साहब 32, और 1 मोल SO2 का वेट होता है 64, 2 से कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साहब 8, ये हो गया 128। ठीक है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 160 ग्राम। आप समझना 160 ग्राम में ये SO2 कितनी होनी चाहिए 128, 1 ग्राम में कितनी होनी चाहिए इतनी, और परसेंटेज पूछ रहे हैं तो इतनी यदि है तो मैक्सिमम अमाउंट में बदल जाएगी आपके पास में SO3, इसको सोल्व करोगे तो 80% आ जाती है वैल्यू, क्या आंसर आ जाता है 80%। सेकेंड क्वेश्चन 27, अननोन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कंप्लीट कम्बेशन से देता है, देखो क्वेश्चन समझिए, 0.44 CO2 एंड 0.36 क्या देता है ये H2O। बस आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, तो मैं पूछूं एम्पेरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, बोले सिंपल रेशो ऑफ एलिमेंट। तो ध्यान से देखो, अननोन हाइड्रोकार्बन यानी इसका मतलब है इस कंपाउंड में, ये जो हाइड्रोकार्बन बोल दिया ना, अननोन हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन है। अब क्या किया, इसका कंबेशन किया, तो CO2 कितनी बनी यहाँ पर 0.88 ग्राम तो बनती है CO2, और 0.36 ग्राम बनता है H2O। तो उससे आपको बताना है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कितने, बस सिंपल सी बात। देखो इधर ध्यान से, ये CO2 है, अब इसका मोलर मास है 44, यदि CO2 44 होती तो कार्बन कितनी होती उसके अंदर 12, 1 ग्राम यदि CO2 बनती तो कार्बन हो जाती साहब इतनी, और आपके पास में कितनी CO2 बनी है 0.88, इसलिए कार्बन इतनी है उस सैंपल में, इतने ग्राम है उस सैंपल में, इसलिए कार्बन के इस अमाउंट को कन्वर्ट कर दो साहब किसके अंदर मोल में, इंटू कर दो किससे Na से, इसके क्या आगे एटम, देखो इधर ध्यान से, 44 ग्राम यदि CO2 होती तो कार्बन कितनी होती 12, एक होती तो इतनी, और आपको मिली है CO2 कितनी 0.88, तो इतनी कार्बन, डिवाइड करो इस कार्बन की अमाउंट को, ग्राम में अमाउंट आई है 12 से, क्या बन गए मोल, इंटू करो Na थे एटम बन गए कार्बन के। ठीक है, बैलेंस भी हो गया, और कुछ नहीं है इसमें, आप देखो तो सही, ये कितने हो गया 0.02 Na है ये। ठीक है, अब ऐसी H2O की बात करो, देखो इधर ध्यान से, यदि आपके पास में 18 ग्राम H2O बनता तो हाइड्रोजन बनती 2, एक मिलता तो इतना, आपको कितना मिला है वाटर 0.36 ग्राम,
इतना हाइड्रोजन है उसके अंदर, डिवाइड करो उसको एटम से, एटॉमिक मास से, क्या बन गए मोल, मल्टीप्लाई करो Na से, क्या बन गए एटम्स, क्या बन गया आपके पास में एटम्स। या फिर इसको डिवाइड, इतने ग्राम हाइड्रोजन लिखते हो H2 तो 2 से डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई भी कर लेना 2 से। इसको भी जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू भी ध्यान से देखो, ये वैल्यू भी ये आ जाएगी आपके पास में कितनी 0.02, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो Na, तो ये हो जाएगी 0.04 Na। तो आप जब सिंपल रेशो निकालोगे तो ये तो 1 और ये 2, तो 1:2 रेशो का मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, CH2 वाले को टिक कर दे रहा। क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया क्वेश्चन देखो 28। 28 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टाइकोमेट्री थे इन क्वेश्चनों को आप समझा करो। क्वेश्चन 28 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर्ड रिएक्ट टू एक्सिस ऑफ H2 टू फॉर्म 15 मोल ऑफ अमोनिया विद 75% यील्ड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन कितनी हो रही है 75%, 25% वेस्टेज जा रही है, रिएक्शन अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो रही, 25% पता नहीं क्या बना रही है या नहीं बना रही है, आप तो ऐसे सोचा करो, बस रिएक्शन की यील्ड कितनी है 75% ही अमोनिया बन रही है, सब वेस्टेज। तो पहले रिएक्शन लिख देता हूं, देखो 2-3 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल। N2 प्लस, ये तो एक्सिस में ही, इसकी कोई बात नहीं करनी, और 3NH 2NH3। अच्छा सपोज मुझे कितनी, आपसे ये पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 रिक्वायर्ड, मैं कहता हूं सपोज A मोल था, डिसोसिएट कैसे लिखते हो इसमें X, तो X डिसोसिएशन लिख देते हो, इसका X डिसोसिएट हुआ। मैं कहता हूं फॉर्मेशन कितना हो जाता है, अमोनिया कितना बनती है साहब 2X, डिसोसिएशन 1:2 है, ध्यान रखना, जब X डिसोसिएटेड बोलोगे तो 2X बनेगी। आपको अमोनिया के मोल दे रखे हैं साहब, कितने मोल दे रखे हैं आपको, 15 मोल चाहिए, 15 मोल, तो X की वैल्यू आ गई आपके पास में 7.5। लो मेरे पास में डिसोसिएटेड मोल आ गया। अब सुनो, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की डेफिनेशन है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब समझते हो कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, या रिएक्शन की परसेंट डिग्री भी करते हो। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल, ये मेरे को पूछना है, क्वेश्चन में पूछना है कितने लिए जाएं। अल्फा कितना दे रखा है 0.75, परसेंटेज में दिया जाएगा 0.75। एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, यहां से निकाल ली 7.5, और क्या पूछा है आपसे ए को इधर ले आओ, डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 10 मोल। लो जी साहब, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, नथिंग, कितना चाहिए आपको 10 मोल, आंसर है इसका 10 मोल। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल वे में, देखो आप कुछ भी समझो, है ना, चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ध्यान रखा करो, या वैसे भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊं वैसे ही करके दिखाता हूं आपको, बिना केमिस्ट्री की लैंग्वेज से, सुनना वैसे स्टैकोमेट्री ध्यान रखो। अच्छा ये 2 मोल, जब ये 2 मोल लिए जाएंगे तो ये कितना होना चाहिए 1, जब आपको ये 15 मोल बनाना चाहते हैं तो ये कितना लेना चाहिए आपको 7.5, यदि 100% यील्ड रिएक्शन यील्ड हो तो। सुनो, यदि रिएक्शन की यील्ड 100% कन्वर्जन होता हो, पूरी रिएक्शन 100% एफिशिएंसी के साथ चलती हो, तो 15 मोल अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन के 7.5 मोल लेने चाहिए आपको। अब वो कह रहा है कि साहब रिएक्शन कितनी 75% ही हो रही है, तो मैं लिख रहा हूं, देखना आप समझना ध्यान से, कि यदि 75% का मतलब समझते हो, यदि मुझे 75% मोल रिक्वायर्ड हो चाहिए N2 के, तो लेने पड़ेंगे कितने 100 मोल। If we needed 75 mole of N2, then we taken 100 मोल, क्यों, क्योंकि 25 तो खराब जा रहे हैं, और मुझे यदि 1 मोल चाहिए तो कितने लेने पड़ेंगे 75 अपॉन, सॉरी 100/75, इतने लेने पड़ेंगे, और मुझे कितने चाहिए 7.5, और यदि आपको 7.5 चाहिए तो इतनी आपको मोल लेने पड़ेंगे साहब। इस पॉइंट को आप ये लो साहब सोल्व कर देता हूं, आंसर वो ही आपका 10 आ गया। तो कैसे भी करो दोस्तों, सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलल का मतलब समझते हो, पहले इसका मतलब समझाता हूं, मोलल किसे कहते हैं। क्वेश्चन 29, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब है दोस्तों, मोलल कहते हैं मोलिलिटी को, और वो एक्सप्रेस की जाती है मोल पर केजी में। इसका मतलब है 1 मोल, इसका मतलब है 1 मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट इन 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 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, और एक्वस का मतलब वाटर, 1 केजी इन वाटर, ये मतलब है। अब मोल फ्रैक्शन पूछा है आपसे सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन होता है साहब आपके पास में इसके मोल
अपॉन टोटल मोल। 1 किलोग्राम को आप मोल में बदल दो, 1000 ग्राम डिवाइड बाई 18, तो ये हो जाता है 55.5। ये इसका आंसर लीजिए साहब, 1/56.5 से डिवाइड कर लो, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन। सोल्व करके देख लो, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 30, what is the molarity of chloride ion of the solution when 50 ml of 0.1 m KCl mixed with 50 ml of 0.1 m CaCl2? तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मोलरिटी चेक करनी हो तो आपको पता है ना कि M1 V1 प्लस M2 V2, यानी 1 के मोल, 2 के मोल, 3 के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसे होता है। देखो मोल के निकालने के लिए फॉर्मूला भी आपके पास में, कैसे निकालते हो मोल, M इंटू V को मोल कहते हैं। तो आपको फाइनल निकालना है तो आप सुन लो, पहली स्पीसीज में मोल, दूसरी स्पीसीज में मोल, तीसरी स्पीसीज में मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, कुछ नहीं है तो दोनों को ऐड कर लेना, एम आ जाएगा फाइनल। देखो पहले में केसीएल वाले में 0.1 इंटू 50 इसके मोल, दूसरी में 50 ml है CaCl2। अब ध्यान रखना 0.1 मोल है CaCl2 में 2 टाइम्स आएंगे, क्लोराइड पूछे, ध्यान से सुनिए, 2 टाइम्स, और कितना है 50 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लो, तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया 10, 15 अपॉन 100 0.05 आंसर। ये लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप, हाउ मच वाटर इज एडेड टू डाइल्यूट 10 ml ऑफ 10 NaCl टू मेक डेसी नॉर्मल। मतलब समझा दूं, डेसी नॉर्मल समझते हो ना, 0.1 को कहते हैं। तो डाइल्यूशन का लो लगा दिया करो, N1V1 इक्वल टू N2V2, एक्सपेक्टर सेम है ही, तो दोनों में ये लो साहब, ये फॉर्मूला बन गया। समझाता हूं देखो, क्वेश्चन नंबर 31 समझा रहा हूं। ये फॉर्मूला है N1V1 शुरू में इक्वल टू फाइनल डाइल्यूशन के बाद कितना था साहब आपके पास में, KCl HCl के बारे में बात है। हाउ मच वाटर टू बी एडेड टू 10 ml ऑफ 10 ml, क्या बनाना है आपको, डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब समझते हो, 0.1 n कंसेंट्रेशन का, तो फाइनल वॉल्यूम निकाल लो, डिवाइड कर लो साहब इसको 0.1 से, तो 100 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम, ये इसमें से 10 ml पहले से था, ये पूछा है वाटर कितना ऐड किया, तो 990 ml किया, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम है, ये ध्यान रखना कितना 1000 ml, उसमें से 10 कम कर दो क्योंकि 10 पहले से ले रखा है आपने, एडेड किया 990 ml। क्वेश्चन 31 था ये। क्वेश्चन 32 एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन 32 है, द मोलरिटी ऑफ 15%, ये बहुत ध्यान से देखना है, वेट बाई वॉल्यूम है। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब समझते हो ना, 15 ग्राम, ये क्या है आपके पास में H2SO4, 15 ग्राम H2SO4 है, 15 ग्राम कितने में 100 ml में। तो कुछ नहीं करना, क्या पूछिए आपसे इसके बाद में, मोलरिटी पूछिए, तो मोलेलिटी पूछिए, क्या पूछिए, मोलेलिटी। वेट बाई वी है, तो पहले तो डेंसिटी दे रखी है, तो उससे क्या फाइंड कर लेंगे आप, सबसे पहले मोलेलिटी फाइंड करने के लिए मोल में चाहिए, तो 15 ग्राम है तो 100 ml था आपके पास में ये, तो सबसे पहले डेंसिटी निकाल लीजिए आप, डेंसिटी दे रखी है, इसका वेट निकाल लो। मोलेलिटी का मतलब होता है, मैं आपको समझा दूं, इसके मोल, तो 15 अपॉन मोल डिवाइड करो, कितनी है इसका मोलर मास कितना है 98, और वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, तो पहले तो आप समझना 100 ml है, 100 ml को डेंसिटी है 1.1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया आपके पास में 110 ग्राम हो गया पूरे सॉल्यूशन का वेट। उसमें से सॉल्वेंट 15 ग्राम को कम कर दो, क्या है 15 ग्राम आपके पास में H2SO4, तो ये सॉल्वेंट का वेट हो गया कितना 95। सॉल्वेंट का वेट कितना है 95 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है आंसर। लीजिए साहब ध्यान से, क्योंकि जो मोलिलिटी है वो पता है क्या है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट निकालो, पहले तो 100 ml है, 100 ml को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन का पूरे का वेट निकाल लो 110 ग्राम, उसमें 15 ग्राम H2SO4 सब्सट्रेट कर दो, तो वाटर का मास कितना आ गया 95 ग्राम, रख दीजिए साहब, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, ये आगे डेंसिटी। क्वेश्चन 33, 10 ml ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी 18 m, इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, द अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट एसिड, वही लगा दो M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, देखो इधर, क्योंकि डाइल्यूट ही तो किया है, उसमें दोनों आपको दे रखी है स्टार्टिंग की, दूसरी में पूछा कितना बना आपके पास में, रख देता हूं, देखो इधर समझिए कितना है 10 ml है 18 m का, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 रखता हूं फॉर्मूला। M1 कितना है 18 m, वॉल्यूम कितना दे रखा है साहब 10 ml, लिख दिया मैंने भी साहब, इक्वल टू क्या पूछिए आपको
कितना डाइल्यूट कर दिया, 1 लीटर। अप्रोक्सीमेटली मोलरिटी या स्ट्रेंथ पूछिए M20, और टोटल वॉल्यूम कितना कर दिया है आपको, 1 ml, 1 लीटर। आप ध्यान रखना ये ml में, तो इसको भी ml में ही करो आप, इसको भी किस में करो, ये ml में ही कीजिए। लीटर में है तो इसको भी लीटर में ही करो, तो डिवाइड कर लो साहब इसको इतने से, आपका आंसर आ जाएगा m। ये लो क्या आ जाएगी आपके पास में, मोलरिटी। मोलरिटी आ जाएगी फाइनल की। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट और 0.2 m NaCl आर मिक्स्ड द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। फिर सोचो देखो, फाइनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेट निकालने के लिए M1V1 प्लस M2V2 अपॉन टोटल B। अब देखना ध्यान से, देखो यहाँ गलती होने का प्रोबेबिलिटी जो बता देता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट कितना है था, 0.1 m। दूसरा क्या है, NaCl, ये कितना है साहब, 0.2 m। इनका इक्वल वॉल्यूम का मतलब ये भी लिया, ये भी लिया। तो मैं आपसे पूछूं भाई रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वॉल्यूम फाइनल कितना आ जाएगा, 2V। अब कुछ नहीं करना था, तो आपको क्या कंसंट्रेशन नाइट्रेट आयन की बतानी है। तो नाइट्रेट तो एक ही जगह, तो नाइट्रेट के लिए आप कितना लिखोगे, 0.1 इंटू V। दूसरे में तो नाइट्रेट है ही नहीं, डिवाइड किससे कर दीजिए, 2V से। लो जी, ले लो साहब, नाइट्रेट आयन की मोलरिटी आ गई, चेक कर लो। M1V1 यही तो है नाइट्रेट, बस ओनली, दूसरे में है ही नहीं, दूसरे में कुछ नहीं, डिवाइड टोटल वॉल्यूम, तो ये V से V कैंसिल, तो 0.1/2 यानी 0.05 आ गया आंसर। ये लीजिए, कुछ नहीं करना। कैलकुलेट द मोल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड प्रोड्यूस 9 मोल ऑफ H2 गैस। परसेंट यील्ड दे रखी है आपको कितनी, 66.67%। फिर कर देता हूं, देखो बिल्कुल सिंपल वही, कि कितने चाहिए साहब आपको अमोनिया, लिख दो रिएक्शन, और परसेंट यील्ड का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कन्वर्जन दे रखा है कि इतना ही कन्वर्ट होता है, वो 66 पॉइंट, बाकी सब बेकार। तो रिएक्शन लिख देते हैं अमोनिया के रेस्पेक्ट में। देखो ये साहब अमोनिया 2NH3 gives N2 plus 3H2। क्या पूछा है आपसे कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 9 मोल ऑफ H2। तो मैं कहता हूं साहब मैंने ए लिया, कितना डिसोसिएट हुआ, बोले 2x। अमोनिया हाइड्रोजन कितना बनेगा जब ये 2x डिसोसिएट होगा, तो बोले 3x। आपको वैल्यू दे रखी है 3x की, कितना अमोनिया बना रखी है आपको, 9 मोल। इसको लिख दो 9, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो यानी ये हो गई 6 मोल। अब आपको अल्फा इक्वल टू लिख रखा है डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल, यही तो पूछा है। अल्फा कितना दे रखा है, 0.66। लो साहब 0.66% में ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल टू 2x की वैल्यू यहां से रख लो, x की वैल्यू आपके पास में 3 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ये पूछा है, तो 6 को डिवाइड कर लो 0.66 से, 0.66 से, तो आपके पास में आराम से मोल निकल जाएंगे किसके, अमोनिया के, जो आपसे पूछा है उन्होंने। मोल्स ऑफ अमोनिया पूछिए, 9 मोल आ जाएंगे, चेक कर लो। 600, ये तो हो गया 6 डिवाइड बाई कितना, 0.66, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाओ और सोल्व कर लो, तो 0.9 के आसपास, 0.9 क्या 9 मोल आ जाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेना। तो वो 0.66 है इस तरह से। क्वेश्चन 36 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो स्टोकोमेट्री का क्वेश्चन है। या तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कर लिया करो या मोल रेशो से कर लिया करो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि सभी के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। तो देखो इधर H3PO4 उसकी रिएक्शन किससे करा दिया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। बोले साहब कि 0.25 मोल है, ये क्या है 0.25 m सॉल्यूशन है H3PO4 का। इसका कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी टू न्यूट्रलाइज 25 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कंसंट्रेशन का, 0.03 m कंसंट्रेशन का है। तो या तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लो, उसमें तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, या बैलेंस करना चाहो तो 2:3 में लिखो आप इसको। ये 1 मोल 3 देगा, 2 लगा दोगे तो 6 हो जाएंगे, ये भी 6 OH हो जाएंगे। या तो ऐसे कर लिया करो, मोल रेशो तो कर लोगे, या फिर स्टोइकोमेट्री से। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है इसका NV इक्वल्स टू इसका NV। तो ये वॉल्यूम निकालना है, तो देखो इसका 0.25, इसका एक्स फैक्टर कितना है H3PO4 का 3, इसको n में कन्वर्ट कर लो। इसका वॉल्यूम आपसे पूछा है, इसका n कितना है, मोलरिटी कितनी 0.03, एक्स फैक्टर कितना है इसका 2, वॉल्यूम कितना है आपके पास में 25। लो साहब ये V निकल जाएगा आपके पास में इसका, इस H3PO4 का सोल्व कर लेना, 2 ml या कुछ इस तरह का आएगा, चेक कर लें आप। क्वेश्चन 36 था ये। क्वेश्चन 37 दिखा रहा हूं, देखो कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन ऑफ सेंटीमोलर कंसंट्रेशन। सेंटीमोलर का मतलब m दे रखा है आपको, वेट पूछा है, मोलर मास होता है इसका 40, क्या वॉल्यूम है आपके पास में 500 ml। ये मोलरिटी को पर लीटर में एक्सप्रेस करना है। सेंटीमोलर का मतलब इसकी जगह कितना लिख देना, 0.01। लो साहब ये वेट निकल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेन 18 ग्राम 1500 ml में
मोलर मास यूरिया का इतना है, मोलेरिटी बतानी है, कुछ नहीं करना है। मोलेरिटी कितनी होती है साहब? 18 ग्राम यूरिया। मोलर मास कितना होता है यूरिया का? 60। यूरिया का फॉर्मूला जानते हो ना, NH2CO NH2। मोलर मास निकाल लिया करो। ठीक है, कितने में है साहब? ये 1500 ml। सी में सेमी क्यूब का मतलब ml, आपको लीटर में बताना है। लो साहब ये कंसंट्रेशन हो गई इसकी m। क्वेश्चन नंबर ये था आपके पास में 39 बता रहा हूँ। 25 ml सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड 35 ml ऑफ 0.1 NaCl। मोलेरिटी बतानी है आपको किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो लो इक्विवेलेंस लगा दिया करो। लो जी, लो इक्विवेलेंस लगा दिया करो। लो इक्विवेलेंस का मतलब इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये दूसरा कौन सा है आपके पास में? HCl। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आना चाहिए और HCl का आना चाहिए। लो इक्विवेलेंस है, इसके इक्विवेलेंट मिल इक्विवेलेंट और इसके मिल इक्विवेलेंट बराबर कर दो। 1000 से कैंसिल तो वो हो जाएगा। तो इसमें कितना दे रखा है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? 25 ml है। 25 ml सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड, इसकी मोलरिटी बतानी है। तो इसका n निकाल लेता हूँ। 25 ml है, इसका HCl का n कितना है? 0.1 m दे रखा है, एक्स फैक्टर 1 ही है। कितना है आपके पास में? 35 ml। तो ये था अब n आ जाएगा किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब n m पूछता है तो रिलेशन ये कि नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर। इसका एक्स फैक्टर कितना है? 2। m पूछिए तो इस नॉर्मलिटी को डिवाइड कर लेना आप कितने से? 2 से। क्या आ जाएगी आपके पास में? मोलरिटी पूछी है, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40, एक कंपाउंड कंटेन, कुछ नहीं करना है, स्टैइकोमेट्री से करो। देखो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपल रेथो बनाना है, एटम का बना देता हूं। सिंपल रेथो ऑफ एटम इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन 40 बता रहा हूं। कार्बन कितना है? 38.8%, ये तो कार्बन। दूसरा क्या है आपके पास में? हाइड्रोजन कितना है? 16%। और नाइट्रोजन कितना है आपके पास में साहब? 45.2%। बाई वेट समझा करो। तो इसको इतने ग्राम समझ लीजिए, 100 में इतना है। तो इसको पहले तो मोल में कन्वर्ट करो। लो जी, मोल में कन्वर्ट कर लिया। फिर Na से मल्टीप्लाई करो, एटम में कन्वर्ट कर लिया करो। तो ये 36 होता है ना, 12 3 जाती है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 3.2 Na के आसपास आएगा। इसका एटम एक ही, ये 16 Na ही आएगा, आपको बता दूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। 14 को डिवाइड करो तो 43 या 4 होता है ना, 42। तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इतना इसको भी Na बना लो, इसको भी Na बना लो साहब। अब सिंपल रहे तो यही हो गया। तो इसको इसी से डिवाइड करो, ये तो 1। इसको 3.2 से डिवाइड करोगे, इसको भी 3.2 से डिवाइड करोगे, Na तो कैंसिल, ये 1 और ये आ जाएगा लगभग 5। तो आपके पास में कार्बन 1, हाइड्रोजन 5 और नाइट्रोजन 1, ये आएगा। इसको ऐसे लिख रखा होगा CH3NH2। लो साहब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है इस कंपाउंड का, फर्स्ट ऑप्शन 40। क्वेश्चन 41 देखो बढ़िया। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, CH2 है उसका मास। उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है CH2। अब देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझो। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको खुद ने दे रखा है, कितना है उसका? CH2। मैं भी लिख देता हूँ, लीजिए साहब। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है CH2। फिर क्या कहते हैं? द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक गैस, इस 1 लीटर गैस का मास एग्जैक्टली इक्वल है 1 लीटर ऑफ N2। तो 1 लीटर का 1 लीटर N2 के बराबर है, तो 22.4 लीटर का 22.4 लीटर के बराबर है। 22.4 का मतलब समझते हो? 1 मोल N2। तो 22.4 लीटर N2 का मास होता है साहब 28। इसका मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी 1 मोल का, 1 लीटर का इतना, तो इतने का 1 लीटर 1 मोल का मास 28 ग्राम ही होगा। अब आपको पता है कि मोलर मास निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इसको n से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो मोलर मास और इसका मास हो गया 12 2 14। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसलिए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ये, लो खत्म हो गया। थोड़ा सा ट्विस्ट था कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक गैस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 1 लीटर ऑफ N2। जब 1 लीटर इस ऑर्गेनिक गैस और 1 लीटर N2 का मास बराबर है, तो सीधी सी बात है 22.4 लीटर और 22.4 लीटर का बराबर आएगा। इस 22 पॉइंट का कितना आता है? 28। तो इसका भी हो गया 28। ये मोलर मास है, मैंने वो निकाल लिया है, इनकी वैल्यू खत्म हो गई बात। क्वेश्चन 42 समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 42 बिल्कुल इजी, ये सभी सिंपल फॉर्मूले हैं। देखो इधर 42 क्वेश्चन है। एक एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, एम है उसका ऑक्साइड है, इसके अंदर 40% बाई मास ऑक्सीजन है। यानी अब आप समझो उसमें दो चीजें,
40% बाई मास का मतलब 40 ग्राम तो ऑक्सीजन है और बाकी 60 ग्राम मेटल है, सीधी सी बात है। मैं मेटल एम है, रिलेटिव एटॉमिक मास इसका 24, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है तो इसको तो डिवाइड कर देता हूँ साहब, 24 से इसके मोल बन जाएंगे, इसको डिवाइड कर लो 16 से इसके मोल बन गए, इंटू एन कर लो। आप सिंपल वाले में रेशियो निकालने के लिए ज्यादा वाले से कम को डिवाइड कर दिया करो। तो ये है आपके पास में कम, देखो इधर ध्यान से डिवाइड करो इससे, ठीक है। तो इसको डिवाइड इसी से कर देता हूं, तो इसको डिवाइड इससे करोगे तो 1 और इसको भी डिवाइड कीजिए इससे, तो 60/24। देखो ये भी कट गया इससे। आप देखो ये 4 टाइम, ये 4 टाइम का मतलब 6 टाइम, 6:6 भी कैंसिल, 1:1 आ गया। तो आपके पास में क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, MO 1:1 है, चेक कर लीजिए। आप क्या कर रहे हैं 60 ग्राम ये तो पहले मोल बना लिए, फिर Na कर लिया करो, फिर Na कर लिया करो, और जो कम आता है उससे डिवाइड कर दिया करो, सिंपल रेट हो जाता है। ये वैल्यू कम है, कंपेरेटिव चेक कर लो, 60 को 24 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम आएगी, 40/16 पे कंपेरिजन में करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 43 समझा रहा हूँ, देखो 43 कुछ नहीं, सिंपल। 43 क्वेश्चन है कि साहब कंपाउंड है जिसके अंदर 65 ग्राम 69.5% ऑक्सीजन और 30 इतने नाइट्रोजन, मोलर मास दे रखा है, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, कुछ नहीं करना है, वही सीधा। ये दो एलिमेंट है, एक तो क्या है उसके अंदर ऑक्सीजन और दूसरा क्या है उसके अंदर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी है 69.5%, डिवाइड करो इसके एटॉमिक मास से, मोल बनेंगे, इंटू करो Na। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कीजिए साहब, ये कितनी है आपके पास में 30.5, डिवाइड करो इसके एटॉमिक मास से, क्या बन गए मोल, इंटू करो Na, क्या बन गए एटम। अब सिंपल रेथो लिया और जो कम है उससे डिवाइड कर लो, यही वैल्यू कम आएगी, समझ रहे हो मेरी बात, ये वैल्यू कम आएगी उससे डिवाइड कर दीजिए आप इसको, सिंपल रेथो लेके, उससे आपके पास में क्या निकल जाएगा इसका मोलर मास भी दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलेगा फिर मोलर मास। क्वेश्चन नंबर 44 बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन 44 को समझो, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक एक पॉइंट तक स्टेप करके देख लिया करो, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा, दो एलिमेंट हैं, एक तो X है और ये उसका एटॉमिक मास है 75 और एक Y है, कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 75.8% X है। तो आपको फॉर्मूला बताना है उस कंपाउंड का। आप समझना, सपोज इधर देखो, सपोज इसको बोल देता हूं मैं A और इसको बोल देता हूं B, बोले साहब ये है वो कंपाउंड। अब आपको X की परसेंटेज दे रखी है तो मैं परसेंटेज ऑफ X ऐसे निकालूंगा, समझना, A है ये A है और इसका मास कितना दे रखा है अपने को 75, तो A इंटू 75 अपॉन टोटल मास निकाल रहा हूं, A इंटू 75 प्लस B इंटू इसका मोलर मास कितना है Y का 16, देखो ध्यान से 16 इंटू 100 और ये आ गई साहब परसेंटेज ऑफ X, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको 75.8। अब यहां किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे को पूछे एक बार वापस, परसेंटेज कैसे निकालते हैं एलिमेंट की, बोले साहब उस एलिमेंट का वेट ये रहा अपॉन टोटल वेट, देखो इधर टोटल वेट इंटू 100, ये लो, इसे थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं, कुछ नहीं किया मैंने, देखो इसको सोल्व कर देता हूं, इसको इधर ले आता हूं वैल्यू को। तो ये हो गया साहब आपके पास में A इंटू 75 प्लस B इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई कर, इसी से मल्टीप्लाई रहने तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, 75.8 इक्वल्स टू, ये तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये होगा 7500 इंटू A। इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर लो आप लोग साहब, इसको डिवाइड कर लेता हूं तो ये 78.5 है ना, 75.8 इससे डिवाइड कर लेता हूं, तो ये वैल्यू जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 99, करके देख लेना आप कितने आ जाएगी 99A। अब सुनो देख ध्यान से, इधर है आपके पास में 75A प्लस 16B इक्वल टू दिस, इस 75 को भी इधर कम कर दो, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 16B इक्वल टू, जब 75 कम करेंगे तो आएगी 24A। अब सुनना ध्यान से, इसको और सिंपल करूं तो 8 कर दो इसको, 8 से करोगे तो ये आ जाएगी 2B और ये आ जाएगा आपके पास में 3A। अब मैं पूछूं A और B का रेशो बताओ साहब, तो A और B का रेशो कितना आ जाएगा, B तो आएगा 2 और A कितना आ जाएगा 3, देखो इधर 3A और 2B, एक बार देख लो 3A 2B, इधर देखिए 2B और ये 3A, ये रेशो आना चाहिए। यानी अब आप क्या करो, A की जगह तो लिखो साहब 2, ये रहा स्टोइकोमेट्रिक रेशो, ये A की जगह लिखिए 2
और बी की जगह कितना लिखो 3। लो साहब आपका कंपाउंड बन गया X2Y3। चेक कर लीजिए आराम से। ये लो कुछ नहीं किया मैंने तो सिंपल बात है कि साहब परसेंटेज किसके कहते हैं, उस एलिमेंट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, उसे कहते हैं सॉल्व करना था। अगला एक छोटा क्वेश्चन, इक्वल वेट ऑफ NaCl एंड KCl, जैसे इसका वेट और NaCl का मोलर मास लिखेंगे आप। NaCl में सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो 58.5, ठीक है। इक्वल मास ऑफ NaCl एंड KCl आर डिसोल्व्ड सेपरेटली इन इक्वल वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम भी बराबर है ऐसे, तो ये इसकी मोलरिटी आती। इसी तरह से उसकी कैलकुलेट करते हैं तो वेट तो सेम। KCl का मास होता है 39 और 35.5 ये, तो इसका मोलर मास इससे ज्यादा है आपको बता दूं, तो ये मोलर मास आएगा 0.5 और ये 954, ये आएगा 44.5। अच्छा जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी मोलरिटी कम, तो इसमें पूछा है, अब देखो ये पूछा है द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन किसकी कम आएगी, KCl की। तो ये लिख रखा है दैट NaCl विल बी लेस, नहीं दैट NaCl विल बी मोर देन KCl, यही सही है, क्योंकि NaCl का मोलर मास कम वॉल्यूम सेम है, तो ये और इसका मोलर मास ज्यादा इसलिए M कम आएगा। तो NaCl की मोलरिटी, द मोलरिटी ऑफ NaCl विल बी मोर देन द KCl सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन। तो ये आपके पास में साहब मैंने इस पेपर को सॉल्व किया, आप अपने चेक कर लेना, मैं इसकी की भी डाल रहा हूं, देखो ये आपके पास में इसकी आंसर की है। लो चेक कर लें अपने आंसरों को, खुद किया करो पहले और फिर की से चेक करना। ये पेपर थर्ड था टारगेट नीट के लिए मोल कंसेप्ट का, ठीक है, कल परसों मैंने किया था ये इसकी की है। अपने क्वेश्चनों को चेक करो और खुद भी करें, जो नहीं होते उनको दोबारा देखें। बंद कर रहा हूँ, ठीक, ओके बाय।